वेलकम वीवर्स, हम आपको खुशामदीद कहते हैं बीदलाइट टेलीविज़न में। और बीदलाइट टेलीविज़न आपको बहुत सारी जगहों पर लेकर आता है। शहर में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। और आज हम आर्ट्स काउंसिल में आपको लेकर आए हैं, जहां पर एक खूबसूरत किताब की रुनुमाई होने जा रही है, जिसको लिखा है जनाब गुल हसन कलमती साहब ने और उसका तर्जुमा किया है जनाब डॉक्टर अमजद सिराज मेमन साहब ने। और ये खूबसूरत किताब जिसका नाम है कराची, द ग्लोरी ऑफ द ईस्ट। और ये इस खूबसूरत किताब में आप जानेंगे कि कराची का जो सफ़र है वो किस तरह से शुरू होता है और कराची अपनी अर्तकाई मनाजिल पर किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। कराची ने क्या क्या देखा, कराची किस तरह का शहर है, इसमें बहुत सारी याददाश्तें भी महफूज की गई हैं। और कराची के बारे में आप बहुत सारी बातें माहिरीन से सुनेंगे। किताब तो आप ज़रूर जब पढ़ेंगे जब जानेंगे, लेकिन माहिरीन की आरा आप ज़रूर सुनेंगे। तो आइए देखते हैं आर्ट्स काउंसिल में क्या होने जा रहा है और बुक के बारे में कि वो क्या बातें करते हैं। देखते रहिए बीदलाइट टेलीविज़न। कॾहिं कॾहिं असांखे पंहिंजे वॾनि जी नाफ़रमानी न वणंदी आहे। हिते हिकिड़ो तमामु वॾो नाफ़रमान वेठो आहे। उहो स्टेज खां, स्पीकर्स खां, लाउड खां, शोहरत खां, मशहूरी खां, नाले खां, उन जे लवाइण जहिड़ो माण्हू ख़ुदा करे सिंधी वॾेरे में बि का अहिड़ी ॻाल्हि अची वञे हा, पर उहा सिर्फ़ु असांजे हमीद आखून साहिब में आहे। ऐं हमीद आखून साहिब मूंखे चयो, तव्हां हिन हाल खां ॿाहिरि हली वेंदुमि जे तूं मूंखे स्टेज ते सॾु कंदे। आउं चाहियां थो तव्हां हुन मेज़बान जे लाइ ताड़ी वॼायो। हिन महफ़िल जी शुरूआति में आउं गुज़ारिश थो करियां पंहिंजे एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार कलोड़ी साहिब जन खे त हू अची पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। जनाब डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार कलोड़ो। तमामु वॾी महिरबानी। मुंहिंजे ख़्याल में त शुरूआत किताब जो लेखक या मुतरजम आहे उन खां थियणु खपे हा। सो बहरहाल आउं ज़्यादा टाइम न वठंदुसि, सिर्फ़ु एतिरो चवंदुमि त कराची सिंध जी मारवी जो जेको तर्जुमो कयो आहे साईं इंतिहाई शानदार कोशिशि कई आहे। ऐं इहा कोशिशि कई आहे त जेके गुल हसन कराची जो ॻोठ ऐं माग वञी ख़ुदि ॾिठो, घुमियो ऐं उनखे कलम बंदि कयो ऐं माण्हुनि ताईं पहुचायो, उहो हिकिड़ो सिंध जे सतह जे लेवल ते हुयो, जंहिंखे साईं अब्दुल हमीद आखून साहिब जी कोशिशि सां ऐं मुतरजम जी कोशिशि सां, साईं डॉक्टर अमजद सिराज साहिब जी कोशिशि सां हाणे इहो थियो आहे त घटि में घटि सिंध खां अलावा इहा जेकी इंटरनेशनल लाइम लाइट आहे, माना दुनिया ताईं इहो किताबु जेको आहे उहो वेंदो। सो जॾहिं आउं गुल हसन खे मुबारक पेश कयां थो त साईं जो जेको कमु हुयो हाणे हर हंधि मौजूदु हूंदो ऐं असांजा जेके इंटरनेशनल स्कॉलर्स आहिनि उहो उनखे ॾिसंदा। हाणे किताब जी जेकी मेन ख़ासि ॻाल्हि आहे, जेके आउं सम्झां सो एज़ अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी इल्मु इंसान जो हिकु माहिर ॼाणूं या बशरियात जो ॼाणूं, त हिकु नेटिव पर्सपेक्टिव जेको आहे न, हिन खां अॻु में जेके किताब लिखिया विया आहिनि या कंहिं आर्टिकल्स लिखिया आहिनि कराची ते, उहो मिसिंग हुयो। गुल हसन जो जेको कमाल आहे किताब में जेको हिन आंदो आहे, उहो आहे लोकल माण्हूअ जो बि हिन किताब में आवाज़ आहे। जंहिं माण्हू सां मिलियो आहे उनजा इंटरव्यूज़ आहिनि, उनखां इंफॉर्मेशन वरिती आहे, उनखे असां चवंदा आहियूं प्राइमरी सोर्सिस। भली ॻाल्हि इहा आहे त सिर्फ़ु हुन प्राइमरी सोर्स ते फोकस न कयो आहे, उन सां गॾोगॾु जिते हुन महसूसु कयो त हिनखे सेकेंडरी सोर्सिस जो जी बि ज़रूरत आहे। फॉर इंस्टेंस कराची जी ॻाल्हि थो करे, कराची लफ़्ज़ जी जेकी ओरिजिन आहे, उन मसइलो आहे लफ़्ज़ कराची जेको आहे उनखे तव्हां डिस्कस कंदव, तव्हांखे पूरो हिकिड़ो किताबु लिखिणो पवंदो। सो हुन सुठी कोशिशि कई आहे हिकिड़ो पूरो चैप्टर जेको आहे साईं हुन ते लिखियो ऐं गॾोगॾु जेके सेकेंडरी सोर्सिस आहिनि उनजो बि साईं तमामु घणो सुठो मुतालो कयो आहे ऐं साइटेशन्स तमामु सुठी ॾिनी आहे। एज़ो अॼुकल्ह में दुनिया एॾो सुठो दुनिया में कमु थिए थो। साईं पाण वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में ॾिसो, जेकॾहिं असां कंहिं माण्हू खां का कहाणी किसो पुछूं था न,
वो वधाए करे पेश करे थो इहो सॼो डिपेंड करे थो मौक़िफ़ ते लेखक ते उन ॻाल्हि खे कीअं नरेट करे थो ऐं कीअं उनखे जेको आहे उहा जेकी स्टोरी कलेक्ट करे थो फील्ड मां उहो माण्हुनि ताईं पहुचाए थो साइंसी तरीक़े सां हाणे जे साइंटिफिक जे टूल्स आहिनि उहे चेंज थी विया आहिनि सिर्फ़ु किसे कहाणी खां अॻिते निकिरी करे तव्हां ॾिसंदो त माण्हू साइटेशन सां गॾोगॾु जेको साइंसी उलूम आहिनि उनजो बि फ़ाइदो वठे थो ऐं उन ते बि डिपेंडेंट आहे सो जिन खे तव्हां सम्झो त जेको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आहे यानी मुख़्तलिफ़ जेके सब्जेक्ट्स आहिनि उन खां तव्हां फ़ाइदो वठी करे उन्हनि में यूज़ करे सघो था सो बहरहाल हाणे जेकॾहिं चैप्टर वाइज़ ॻाल्हि कंदुमि त इलाही लंबी ॻाल्हि थी वेंदी पर सिर्फ़ु ॿ शयूं हिन किताब जे बारे में चवंदुमि त हिकु त आउं गुलसन सां कुझु जॻहियुनि ते पाण वियो आहियां साईं वटि रहियुसि ऐं मुंहिंजो घणो शौक़ु जेको हुयो उहो रॉक आर्ट ते हुयो चिटसाली जंहिंखे चऊं सिंधी में उन ते मूं किताबु लिखियो कराची रॉक आर्ट ऑफ सिंध कल्चर डिपार्टमेंट छापियो उन में कुझु जेके जॻहियूं आहिनि उहो आउं गुलसन कलमती सां गॾु वियुसि ॾिठियूंसीं साईं सां गॾु रहियुमि ऐं उनजो जेको मुशाहिदो हुयो मुंहिंजो पंहिंजो जेको मुशाहिदो उन में मूंखे फ़ाइदो थियो सम्झ में ॻाल्हि आई त केॾो वॾो हिकिड़ो स्कॉलर आहे उन सां गॾु घुमणु ऐं उनखे सम्झणु ऐं सम्झां थो त असांजी ख़ुशनसीबी आहे सो मां हिते ॻाल्हि ख़तमु कंदुमि घणो न वठंदुमि वक़्तु जेकॾहिं वरी को क्वेश्चन आंसर थियो त आउं उन में पंहिंजी ज़रूरु फीडबैक ॾींदुमि सो बहरहाल आउं सम्झां थो वरी आउं मुबारक कंदुमि तमामु वॾी कंट्रीब्यूशन आहे हिन बुनियादु विधो आहे कराची स्टडीज़ जो ऐं आउं हिन स्टेज तां साईं खे अब्दुल साहब खे गुज़ारिश कंदुमि त हिन बुनियादु जेको गुलसन कलमती विधो आहे कराची जो जंहिंखे आउं कराची स्टडीज़ जो नालो ॾियां थो त हिनखे वधाइण जी ज़रूरत आहे साईं मुख़्तलिफ़ पहलूअ ते नवां पहलू आंदा आहिनि ऐं हिक हिक पहलूअ ते अलॻि किताब लिखणु खपे जेको साईं अब्दुल हमीद साहब जिन करे सघनि था सो सिर्फ़ु आउं इहो ई चवंदुमि इन सां गॾोगॾु साईं खे ॿीहर मुबारकबाद मुतजम मुबारकबाद छपाईंदड़ मुबारकबाद महिरबानी साईं Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. First of all, I don't have a keynote speech or address. When Mr. Kalmati is here himself and Arif Hassan are here, Kalimullah Lashari and Fahim Zaman, it's already a very distinguished panel of people. I will simply speak to you on welcoming the translation into English by Amjad Saab of this very difficult and major tract of interest on Karachi's history. First of all, I think it's important to say that we have attempted to follow the original text, but I think that in the tradition of making this book further usable for future generations, I think the amount of footnotes in it, an exact reference which preface research and preface major historical thinking could have been a little more detailed. The reason is that all these things together are not found in one volume. So, yes, the narrative is powerful, it's original. There's a beautiful note by Amar Jalil on the English translation's back jacket, which gives a wonderful feeling, I don't know if Arif has seen it, of being in Karachi at that period between the Qaiz Bazaar and Bandar Road heading towards Meriwether Town. It's a beautiful sense of space. It's not one which people today encounter in Karachi. The problem is today Karachi is a contested space. While I have little patience with the longer implications of nationalism on the Sindhi ethnic side, which proclaim that certain people are more entitled and others less entitled to the share of Sindh's benefits, I also have very little time for the counter-nationalism narrative which says Karachi has nothing to do with Sindh. Karachi has everything to do with Sindh. And I think this is ultimately the subtext. It's not a moral advocacy. It is an argument by fact, by observation, by the assimilation of oral histories, by the provision of traditions and details, by peering into gazetteers, by looking at
books, by looking at philosophical treatises. And if anybody ever thought that Kalmati Sahab's work is dead, then the work of the chapters towards the end on issues like the RSS and their role in Sindh in the 20th century and several other issues bring the whole book to life. I think essentially if there is a model in Kalmati, it is that of a ethnically diverse Karachi. The Karachi he speaks of is different prior to 1947, or maybe prior to even 1960 or 70. But the ethnic diversity is there in every sense. It's an eye-opener in the sense that people speak of Lahore as being ethnically diverse before partition. What they really mean is religiously diverse. It was simply Punjabis chopped up and down in Hindu and Muslim sections. But the huge diversity of Karachi, it's an ethnography which borders on a series of distinct racial identities which have learned to live with each other in communities. This is the picture that emerges from Mr. Kalmati's book. I think the notion of the Theosophical Hall, the Jewish synagogue, the temple down the road, all these realities, his notes on Karachi's religious minorities, all these are not to establish the separateness of religions, but to establish the diversity of identity. And given that we had a diversity of multicultural interests and lifestyles and identities prior to partition, I don't really see what the problem is of having different identities after the 21st century began. And the answer is this: we have to learn to be tolerant. We have to learn to live with this diversity. I think that is the underlying message of Kalmati, which provides so much interesting information. There is material on the origins of the word Karachi. Even I was perfectly unacquainted with the notion of the whirlpool of Karachi or Karachi, and of course he examines all the names that Karachi has held, one amongst them referring to a place of crocodiles, which of course he refers to the larger concept of the Mungupir, crocodile's bread, worshipped, perhaps even in medieval times or pre-medieval times, as a local folklore. I think that all this diversity should not be wasted. I think we have a vision, if there is a historian, and Mr. Kalmati is not essentially a historian as much as he is a cultural literature, because his vision of history is not strictly on the historical method, but he brings in, as Mr. Kanoro said, he brings in interdisciplinary fields. The depth of vision and the breadth of his vision reminds me, and maybe I'm the only one who's going to say this, the diversity reminds me of Dr. Baloch's work. But what have we done with Dr. Baloch's work? His massive volumes on cultural folklore, 35, 40 of them, have not been translated, they've not been collated, they're only available in small bits on the net. We have internalized them, and we have made them irrelevant to the identity of this province today. I think we need to re-excavate those works, but side by side, unfortunately, we are going to have to extend the scope of Mr. Kalmati's work. I think his beautiful transition from the identities into the growth of institutions, examining the growth of various civic institutions in the colonial period, and even before, at times, is a remarkable eye-opener. I think that it has been done with compassion, with care, and with a lot of local sources. I don't think those sources are always carefully identified, and I think we must make Mr. Kalmati work on this in a more meaningful way in the Endowment Fund Trust. We need, Mr. Kalmati's book is the equivalent of gazetteers written all the way before partition. These are post-partition phenomena and observations about pre-partition things. I think from a sense of history, we need to collate his work, we need to reference his work, we need to produce a series of
mini monographs, even if it is one monograph a day, because some of these sites have been identified in earlier works. The exact references have to be brought out. The important point he brings out is, in 47, when the migrations began, and he doesn't do it with hate or venom or anything like that, he speaks of a simple phenomenon, that the ruins of so many structures and cultures underlying Karachi's various settlements, its moving ports, its agricultural tracts, its market conglomerations, its trade centers, all of them have been cleaned out by unprecedented building activity. Now, in that clean out of our history, for example, for many years in the 80s, I would hear of people who were fascinated in trying to go to Karachi University and exploring all the stones from settlements around the creeks, which go back a fair amount of time, putting them into a museum and looking at them since the people at Karachi University in the geology department and in other departments had begun this work in the early 1950s. For many years, I'd not heard of them. Things vanish in Karachi. I'm not going to speak about the bundles of archaeologists' materials that were taken from the explorations division in the Department of Archaeology and moved to the National Museum in Sindh, outside in the verandas. But even that stuff has been dispersed. Some of it is under safekeeping and some of it is not. Many archaeological expeditions will think twice about approaching Pakistan again, when even the basic materials from previous expeditions has been lost. So I think we need to do a solid job of reconstitution. I think we need to have a team of people sit on Mr. Kalmati's book, under his guidance, under his instruction, and go day by day in the city and reconstitute the cultural origins, ethnic origins, the diversities. The bottom message is not to show Karachi is Sindhi or Karachi is Muhajir, but that Karachi belongs to all of us. So I think that sense of belonging is what will enhance the sense of identity and allow me to congratulate, of course, Mr. Kalmati himself and Amjad Siraj Memon for doing a superb job of bringing this to our notice. I think we will need to progress further, and I hope that people like Arif and Kaleem and other people here will encourage the EFT to go into a deeper vision of Mr. Kalmati's work, prepare those sources under his direction, identify them. We need more maps. Certainly, as you're reading, unless you're Arif Hassan or Mr. Kalmati himself, you are unlikely to understand and remember most of those names of sub-regions, of days, of phenomena which were once important, but now simply a few mounds of dust and garbage and a few high-rise buildings. So I think that we need to go forward, and I think the EFT needs to be guided by Mr. Kalmati, and I want to congratulate him and Mr. Amjad Siraj Memon on an excellent production of a new volume. का इब्तिदा जो है 1947 है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, रोज़ उनसे सर टकराता हूँ। कुछ लोगों के लिए 1935 है, कुछ के लिए जो बहुत से लियारी आए, उनके लिए शायद 1890, 98, 1900 की बात है। मेरे लिए 1938 हुआ करती थी, जब कराची को गोरों ने जो है कब्ज़ा किया। उससे पहले मैंने कराची का एक नक्शा देखा था, मतलब सिंध का, जिसमें टंडू मोहम्मद ख़ान की, और ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ नक्शा है। टंडू मोहम्मद ख़ान की आबादी 20,000 थी और कराची की आबादी भी 20,000 की लिखी गई थी। तो ख़ासी हद तक जो है तारीख़ उससे पहले की वो कम से कम मेरे लिए इर्रेलेवेंट थी। मगर जिस वाक़े की तरफ डॉक्टर यूब ने अभी तवज्जो दिलाई, वो बेसिकली जब हम लोग डॉन के कुछ दोस्त जो हैं वो निकले बैरियर टाउन, और वो भी एक किसी दोस्त के मर्डर के, परवीन रहमान के, को तलाश करते हुए बैरियर टाउन गडाफ पहुँचे, और फिर वहाँ से चीज़ें, तो वो जो
1938 سے پہلے کی تاریخ تھی، اس سے کم از کم مجھے گل حسن کلمتی نے متعارف کرایا، اور اس تاریخ کی وجہ سے وہ کہانی جو ایک ریئل اسٹیٹ کی لوٹ مار کے اوپر ہوتی، اس کے اندر جو ایک ہیومن اینگل تھا یا جو انسانی اس کا جو وہ تھا وہ اس میں آیا. ان کے جہاں پر آج گرینڈ ماسک ہے، گل حسن کلمتی نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں شاہ جو تکیہ ہوا کرتا تھا، شاہ کا تکیہ ہوتا تھا. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں تھیں. سو وہ کوئی 8-8.5 مہینے کی جو تگ و دو تھی، جس میں DHA سٹی، گڈاک کے اور مطلب صرف یہ تو بحریہ اور DHA سٹی تو بڑے بڑے نام ہیں، اور بہت سارے نام ہیں جن کو ہم نے دیکھا اور سمیٹنے کی کوشش کی. تو اس میں گل حسن کلمتی صاحب کا ایک بہت بڑا رول تھا. اچھا، یہ ابھی شروع ہونے سے پہلے میں ڈاکٹر کلیم اللہ شاہی اور حمید صاحب بات کر رہے تھے، تو بہت سارے لوگ ہیریٹیج کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے گل حسن کلمتی صاحب کو ایک اس کے طور پہ جانتے ہیں، مگر میں نے اس پیریڈ میں گل حسن کلمتی کو ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ دیکھا. کہ مطلب وہ جو مطلب میں اگر لکھتا ہوں تو میں بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ لکھتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ آبجیکٹیو رہوں، مگر جو میری بنیادی تعلیم ہے، سمجھ ہے یا میری لائلٹی ہے، وہ اس سے ہٹ نہیں پاتی. وہی چیز میں نے گل حسن کلمتی میں دیکھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی تمام چیزیں ہٹ کے کراچی کی جب ہم تاریخ میں اس کو جلد از جلد وائنڈ اپ کرتا ہوں، مگر میرے خیال میں ایک چیز بہت ضروری ہے. کراچی اربن اور رورل میں بٹا ہوا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے ایک دفعہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے کہا کہ میں لڑکانے سے زیادہ میں کراچی آئٹ ہوں، اور وہ جس کراچی کی بات کر رہی تھیں تو وہ بنیادی طور پہ اربن کراچی کی بات کر رہی تھیں، وہ رورل کراچی کی بات نہیں کر رہی تھیں. اس اربن اور رورل کے جھگڑے میں جو ایک چیز ہوئی ہے کراچی میں، چاہے میڈیا ہو، چاہے ٹیلی ویژن، چاہے ہیلتھ ہو، جو یہ چیزیں یہ فوکس کرتی ہیں کراچی کو، میننگ اربن کراچی کو. اور اس اربن کراچی کے وہ لوگ جو ویسے تو سندھ کے بھی ٹھیکیدار بنتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کی ٹھیکیداری کرتے ہیں، وہ جو مضافاتی کراچی یا جو کراچی کا چاہے وہ ملیر ہو چاہے گڈاپ ہو، اس کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں اور جس ڈٹائی اور جس بے دردی سے وہ ظلم کرتے ہیں، اور اس کے اندر اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، سندھی بولنے والے، پشتو بولنے والے، وہ سب شامل ہیں. تو اس ساری لڑائی جھگڑے میں جو ہے جو کراچی کے مضافات یا کراچی کے جو رورل ایریاز ہیں ان کی آواز، ووٹ تو ان کو ہی وہ دیتے ہیں جہاں ہمیشہ سے وہاں پڑتا ہے. میں نے بلکہ وہ جب بیریا ٹاؤن کی سٹوری کر رہے تھے، جو ملیر سے MNA تھے، وہ PMLN کے تھے، اس دوران ہی میں جب ہم وہ کر رہے تھے تو وہ انہوں نے ریزائن کر دیا اور دوبارہ پیپلز پارٹی کے MNA بن گئے. تو یہ جو ظلم ہے یا جو وہ ہے، اس کے لیے میرے خیال میں ہمارے دوست گل حسن کلمتی اور گل حسن کلمتی جیسے جو دیگر دوست ہیں، ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور تاریخ کے اندر یہ جو ہے یہ کہیں گم نہیں ہونا چاہیے. میں گل حسن کو ایک بار پھر بہت بہت مبارک. یہ کوئی 13 کتابیں لکھ چکے اور میں کوئی 13 بار استعفے لکھ چکا ہوں. میں استعفے سے آگے نہیں بڑھ پاتی. یہ کتنے زیادہ کتابیں لکھی، بہت بہت مبارک. لاڑکانہ میں پہلوانوں کا ایک اکھاڑا ہوتا تھا، اور وہ اکھاڑے میں پہلوان نہیں ہوتے تھے، جوان اور نوجوان ہوتے تھے، جن کو ایک شخص کہتا تھا کتابیں پڑھو. جو کچھ تمہیں اسکول اور کالج میں پڑھایا جاتا ہے اس سے باہر بھی پڑھو.
वो अखाड़े के पहलवानों का जो निगहबान था, वो बाद में सिंध का एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट बना और सिंध की हुकूमत का एक सेक्रेटरी बना, और आजकल भी कब्रों के अंदर, कब्रों के बाहर, कब्रिस्तानों, दीवारों, इमारतों में वो देख रहा है कि तारीख कहाँ कहाँ छुपी हुई है। उस छुपे हुए रुस्तम जनाब डॉक्टर कलीम लाशरी साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपना ख्याल रखें। आज हम जिस किताब की ट्रांसलेशन की लॉन्च पे आए हैं, उस पे हमीद आलम साहब ने कदर तफसील से हमें आगाह किया। जुल्फ़िकार कलूरो साहब ने भी उस पे हाशिया आराई की थी। किताब अपनी जगह पे बहुत अहम है। किताब बहुत से सवालों के जवाब भी दे रही है और उसके साथ साथ बहुत से सवाल उठा भी रही है। उनमें से चंद सवालों की तरफ हमीद आलम साहब ने भी इशारा किया था। कुछ चीज़ें कलोड़ा साहब ने कहीं कुछ कहना चाहते थे। अभी आरिफ साहब भी आएंगे, वो भी कुछ ऐसी बातें कहेंगे। फ़हीम ज़मान ने वो चीज़ें भी कही जो कि इस तकरीर में शायद ना भी होती, लेकिन उनका रेलेवेंस बनता था। वो इस वजह से कि जब हम कराची की बात करते हैं तो देर आर सेंटिमेंट्स, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जिंदा इंसानों का शहर है, बस्ती है, लोग हैं, फल फूल रहे हैं, तकलीफ़ें झील रहे हैं, सब कुछ हो रहा है इस बस्ती में। इस बस्ती को जैसे कोई हीरे की चीज़ हो तो हर आदमी अपनी तरफ घसीटता है कि साहब ये तो मेरा है हीरा, और जब कभी कोई तंगी और तलखी का मामला हो तो हर आदमी उससे पहलू बचाता है। तो वो तो एक अलग एंगल है, लेकिन देखना ये है कि इस कराची को हम कैसे पाते हैं, इसकी हुदूद वरबा क्या है। एक हुदूद वरबा में आपको जहन में होगा कि जब फेडरल कैपिटल बना था कराची, तो उस वक्त इसकी कार्विंग हुई थी और इसको कार्व आउट करके फेडरल कैपिटल को एक तरह से शक्ल और सूरत दी गई थी। उसमें काफ़ी दिहें थी, देहात थे जो कराची में शामिल हुए। वहाँ पर उस ज़माने में जो मसाइल थे वो मसाइल कुछ दूसरे थे। मसाइल ये थे कि पाकिस्तान नया नया बना था, वसाइल की कमी थी और महाजरीन की आमद बहुत ज़्यादा थी। उनकी सेटलमेंट करना चाहिए थी और करना चाहते थे और करने के लिए प्लान बना रहे थे। ग्रेटर कराची मास्टर प्लान के लिए बहुत तजावीज़ आई। एक उसका पूरा ड्राफ्ट भी बन गया, लेकिन उसको लीगल शक्ल नहीं मिल सकी। उसके बाद एक और दुनिया की अहम शख्सियात ने फिर वो मास्टर प्लान बनाए। वो भी बावजूद किसी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, उसको लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिल सकी। मामलात यहाँ पर अपने किसी और डगर पे चल पड़े। जिस शहर में महाजरों की आमद हो, सिटी फैब्रिक के लिए कोई प्लान मौजूद ना हो, तो उससे क्या हुआ कि हर जगह पर लोग बसते चले गए। जहाँ नहीं बस सकते थे वहाँ भी झुग्गियाँ डाल दी गई, सिल्वर क्वार्टर भी बन गए, मतलब बहुत कुछ हुआ। ये एक बहुत बड़ी तफसील है। लेकिन उससे क्या हुआ? उससे ये हो गया कि कराची की जो तारीख और आर्कियोलॉजी थी वो लुट गई। इतना कुछ कराची में जो माजी से वाबस्ता निशानियाँ थी, उनकी कोई असेसमेंट नहीं हो सकी, उसकी कोई सूरत हाल लिखी नहीं जा सकी, बयान नहीं की गई। उसका सिर्फ दो झलक आपको मैं बता दूँ। डॉक्टर रऊफ साहब होते थे जोग्राफी डिपार्टमेंट में कराची यूनिवर्सिटी। उनको एक शौक था और उन्होंने स्टोन एज की साइट्स को देखना शुरू कर दिया और उन्हें खासी कलेक्शन भी कर दी। लेकिन उम्र ने उनको मोहलत न दी और उनका काम जो है वो बिखरा हुआ
इस वक्त भी कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, उसको समअप करने की ज़रूरत है ताकि पता चले कि प्री हिस्टोरिक कराची स्टोन एज में, न्यूलिथिक पीरियड में क्या कराची थी और किस तरह से। डॉक्टर अस्मा इब्राहिम ने कराची के प्री हिस्टोरिक दौर पे एक बहुत ही वकी मकाला पढ़ा था कराची कॉन्फ्रेंस में, जो कराची कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स में छप चुका है। वो बहुत ही आई ओपनर किस्म की चीज़ है। उससे पता चलता है कि ये जो बस्ती है यहाँ पर, जो आज एक शहर के हिसाब से, इस नाम से पहचानी जा रही है, दिस वाज डिसजॉइंटेड सेटलमेंट्स जहाँ पर प्री हिस्टोरिक आदमी रह रहे थे। कलोड़ो साहब ने रॉक कार्विंग पे और रॉक आर्ट पे कराची कॉन्फ्रेंस में एक मकाला पढ़ा था कराची के हवाले से, वो भी आई ओपनर है। मजीद उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया है, उनकी चीज़ें छप चुकी हैं माशाल्लाह। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमें बता रही हैं, इशारा करती हैं कि भाई इससे सबक सीखो। आपकी आज की प्रायोरिटीज़ बहुत कुछ नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक नई प्रायोरिटी पैदा हो गई, याद होगा आपको, बहरिया टाउन बन रहा था, बहुत सा इलाका एक्वायर किया गया, बुलडोज़र चलने लगे। जब बुलडोज़र चलता है तो उसके पास बुलडोज़र में किसी जगह कोई दिल नहीं होती, दिमाग नहीं होता, पीछे एक लालच होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन सीधी कर दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लाट बना लिए जाए। पूरी दुनिया में ये रविश है कि जब आप कहीं पर भी कोई डेवलपमेंट करने लगते हैं तो आपको आर्कियोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट करानी पड़ती है, ये लॉ है। यहाँ पर वो लॉ नज़र नहीं आया। फ़हीम ज़मान ने जिस तरफ इशारा किया था कलमती साहब की उन मामलात का कि इन्होंने कैसे कोशिश की कि लोगों को बता दिया जाए कि इन बस्तियों के लिए जो नई बसाने आप बस्तियां जा रहे हैं, ये माजी से कट रही हैं और माजी से आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए मसदूद कर रही हैं। सेंसिबिलिटीज़ और सेंस प्रिवेल करना चाहिए था, अभी तक उसके लिए कोई सूरत बनती नज़र नहीं आ रही है। इस वक्त भी आर्कियोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट के रूल्स, ड्राफ्ट रूल्स लॉ डिपार्टमेंट में पड़े हुए हैं, जिन पर वक्त की बड़ी गिरद जमा हो गई। कराची के मुतालिक तो हमें कराची के पहली मर्तबा की सूरत बनने से बहुत पहले की खबरें हमें मालूम हैं, लोगों ने लिखा है। अलेक्जेंडर हैमिल्टन भी गुजर के गया है, लेफ्टिनेंट कैनेडी उसके बाद 30 साल के बाद वो यहाँ से गुजरे। बर्टन ने लिख दिया, दूसरों ने लिखा, बेली साहब ने कराची पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बात की, यास्मीन लारी साहबा भी लिखती रही, कराची तो उनकी अच्छी किताब है। सलमान पीरजादा ने भी बहुत सी इमारतों पे हाथ रखा, उन्होंने खूबसूरत किताब लिख दी। लेकिन जो कलमती साहब ने लिखा है, जैसे हमीद बता रहे थे कि इन्होंने उसको जिस अंदाज से लिखा है कि महसूस करते हुए लिखा है, उसमें किरदार भी हैं, सिर्फ इमारतें नहीं हैं, जगहें नहीं हैं, इवेंट्स भी हैं, मामलात भी हैं, जिसको पढ़ के इंस्पायरेशन भी होती है कि देखिए कितने लोग थे, उन्होंने कैसे फिलैंथ्रोपी को प्रमोट किया, कैसे उन्होंने अपने शहर को ओन किया, जिनकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें बन गई, कराची एक अच्छी सूरत बन गई। अब इस मामलात पे जाहिर है कि एक किताब में तो ये चीज़ें आने की नहीं है। इस कराची को मैं दूसरी नज़र से भी देखता हूँ। इस कराची में ऐसे लोग थे जो अपने आबा अजदाद की कब्रों पे आज के ज़माने से ये समझ ले कि आधा करोड़ रुपया कब्र पे खर्च कर रहे थे। कौन लोग थे वो, क्या चाहते थे वो, किस तरह की ज़िंदगी थी उनकी?
चौकड़ी कब्रिस्तान भरा पड़ा है, बलोचों का कब्रिस्तान मेमन कोट के करीब है। ऐसे 27 बस्तियां तो हमारे शहर के बीच में आ गई हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा बाहर जाइए, 50 आपको ऐसे कब्रिस्तान मिल जाते हैं। ये कौन लोग थे, कर क्या रहे थे, क्या हो रहा था, देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। माशरा था, लोग थे, वो कबीले इतना कुछ कमा भी रहे थे। इस एरिड जोन में ये तो हमने छावनी का जो शहर था, उस छावनी के शहर को छावनी की तरह ही चला रहे हैं। ये इस तरह से तो नहीं चलेगा, ये आगे नहीं जा सकेगा। हमने बंद गली में पहुंचा दिया है शहर को। आरिफ साहब बताएंगे आपको, कोई सूरत नहीं इस शहर के लिए आगे जाने की। हमने यहाँ पर लैंड को लैंड और उसी पर ही नजर रखी है कि हम प्लाट बनाते जाएं, बेचते जाएं, प्लाट बनाते जाएं। इस तरह से तो कराची ने नहीं चलना है ना। पीछे से सबक सीखे कि कराची वालों ने कराची को कैसे ओन किया था और उन्होंने कैसे इस शहर को बनाया था। ये वो घड़ी है कि जो हमें बताती है, इंडिकेटर्स ला रही है कि भाई देखो वक्त आ गया है, आंखें खोलो और आवाज उठाओ कि जनाब ये इस तरह से नहीं चलना। वापस किताब की तरफ आते हैं। जैसे हमीद ने कहा कि जनाब ये सोर्सेस जो हैं उनका ज्यादा रेफरेंस आना चाहिए था। कलोड़ साहब ने कहा कि सोर्स खासे, साइटेशन बहुत अच्छी है। कलबत्ती साहब ने वो सारी किताबें पढ़ी और उनकी साइटेशन दी है जो कराची से मुतल्लिक थी और कराची से के मामलात से मुतल्लिक थी। लेकिन वो सोर्स कलबत्ती साहब ने नहीं लिखा जिन लोगों के साथ उनकी बातें हुई, जिन लोगों ने कुछ चीजें बताई, जिन लोगों के मेमोइर्स थे, वो अभी सामने नहीं आए। EFT ने किताब बड़ी खूबसूरत छापी है, एहतमाम किया है, उसमें कुछ तस्वीरें भी डाली हैं जो कि पहले एडिशन में नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ एक कमी बहरहाल महसूस होती है, कराची हैज बीन कार्टोग्राफ्ड वेरी वेल। इस शहर के बहुत से नक्शे बने और बड़े खूबसूरत भी बने और बहुत डिटेल में भी बने। लेफ्टिनेंट कार्ल्स के नक्शों से पहले भी, जॉन वुड के नक्शे से पहले भी इस कोस्टल एरिया का जो सर्वे हुआ है वो भी तफसीली मौजूद है। ये जो डेल्टा एरिया है कराची से मुतल्लिक और मुत्तसिल, इसके खासे नक्शे हैं जो हमें बताते हैं कि ज़मीन में लोअर डेल्टा में जिस तरह से तगय्युर आता रहा है, कई बस्तियां इसमें चली गई और कई बस्तियों को ऐसे ढूंढा भी जा सकता है। इब्ने होकल ने, इदरीसी ने और सब ने, जो अरब हिस्टोरियंस और जाग्राफी दान थे, उन्होंने खासे ज़्यादा शहरों का जिक्र किया है जो लोअर डेल्टा में मौजूद थे, जो बंदरगाहें थी। हम एक भंबोर को सही तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके मुतल्लिक भी हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, हाफ हार्टेड जो है अप्रोच के साथ। 3 इसी किस्म के और बड़े बड़े बंदर जो हैं यहीं कराची के करीब मौजूद हैं, तारीखी, जिन पे भी हमारी नज़र नहीं जा रही। कलमती ने किताब में लिखा है कि साहब ये जगहें हैं। मुझे याद पड़ता है कि हमने एक 3 साला मुफस्सिल प्रोग्राम इंडस डेल्टा की सर्वे का रखा था। डॉक्टर अस्मा इब्राहिम डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी में थी उस वक्त। वो हमारी रिपोर्ट 1995 में छप चुकी, जिसमें एक नया शहर पूरा दरियाफ्त हुआ था जो पहले कभी रिपोर्टेड नहीं है। सब कुछ है, अप्रोच चाहिए, तवज्जो चाहिए और एक मिले हुए एफर्ट्स के साथ आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस को प्रमोट करना होगा ताकि इस शहर की जो तारीख है
वो अच्छी तरह से हम लोगों के सामने आ जाए। आखिर में मैं मेज़बान बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें सबको इकट्ठा किया, दोस्तों से मिलने का मौका हुआ। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तर्जुमा लिखने से भी मुश्किल होता है, तो आपको मुबारक, बड़े मुबारक। जनाब सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेंबर गवर्निंग बॉडी आर्ट्स काउंसिल और इस किताब के मुतरजम। और मैं आपको सिर्फ बात बताऊं जिन लोगों को मालूम नहीं है, वो ये कि एक बहुत बड़े मुसन्निफ, राइटर, लिंग्विस्ट जनाब सिराजुल हक मेमन साहब के फर्जंद हैं, और सिराजुल हक मेमन साहब को ये फजीलत और फोकियत हासिल थी कि उसको पाकिस्तान में भुट्टो साहब का हसनैन हेकल कहा जाता था, और वो बहुत सारी बातें भुट्टो साहब को मना सकते थे। जनाब अमजद सिराज मेमन। Distinguished guests sitting on the stage and in the audience, Assalamu alaikum. I have made a few notes just so I don't forget. So first of all, I would like to thank Arts Council and the Endowment Fund Trust for giving me the opportunity to stand here today. I have strange feelings today when I stand here as a translator of this book. It is not my first translation, but perhaps this date, the 3rd of February, takes me to that hospital bed in 2013 when I held my father the last time. Although it was written on the death certificate that it was the 2nd of February, but it was a few minutes after 12, so practically it was the 3rd really. So I kind of remember that. I'm not only sure that he has been watching my professional success, but I'm also positive that he's smiling at me today, that I stand here on the inauguration of the 15th translation. I have many people to thank, my friends, my family, especially my better half, who has really endured a lot of, put in a lot of effort for me to be able to do all this. And after a day's long work, which includes administration and my own surgical patients that I operate upon every day, it is really hard to find out time. But I will continue that translation. I have to tell you that since submitting this translation, I have translated 2 more books, and one of them has been given to Endowment Fund Trust because they had offered me to translate that. It's called Tarikh-e-Registan by Harichand Raijan, and that is it will come in due course. Another book that I translated was by Jami Chandio, but he is a bit too secretive about when he's going to publish it. In Pakistan, we have a lot of diverse, as Hamid Harun Sahab rightly said, cultures and ethnic groups, and Karachi is a very good example of that. Now, a lot of local literature produced in the province of Sindh, or for that matter in Pakistan, is written in regional languages. And even despite the fact that it's a great literature that is produced, the readers outside those regional languages don't get a chance to understand and read those books. And therefore, I took up this task many years back of translations, and which is from English to Sindhi, but mainly from Sindhi to English, and some from Urdu to English. The purpose was to not only promote our own literature to the English reader at home and abroad, but it was also to
translate masterpieces of other languages, other cultures, and translate them into Sindhi so our Sindhi readers can have a chance of reading those. And French Revolution, the book French Revolution, I translated in Sindhi for a very similar purpose, that people would come to know about it. Lashari Saab just said that translating work is difficult. It is, yes, it is very difficult, because the diction of every culture, every language is different. And therefore, it is not the domain. Now, there are domains of a translation. If I'm giving a book, I have to translate it. I can't edit it. I don't have the right to change what the author has written. So therefore, but sometimes it does not fit in well in a translation because of various dictions. So Endowment for Trust and Mr. Hamid Afund was very kind to give it a read and make a few, I would say, minor editing work, and at some places improve the diction of the translation. So I'm very grateful to Aao Chalen. I have heard in the last week on this very forum at Arts Council that the Sindh government has opened up a Bureau of Translation. And I think the literary people sitting here who write in various languages need to support that, and so that better books are translated from various cultures. I see Masoom Thari sitting here. He has written a history of Nangar Parkar, and I have that book and it's on my list of translations. So people know what Nangar Parkar was, people know what Thar was. These are very rich cultures which are not known to the outside world, or if at all they are known, very little is known about them. I think the other thing I would like to mention here, because people from the organizing committee of the Arts Council are also here, is many years, I've been coming here for many years, and there was always one or two stalls of publishers who used to present the books written in the last year or two, and they were on sale for a discounted price. Now, some people contact me to ask me where they can find these books that are translated into Sindhi or into English. And I am at a loss to tell them where they can actually find them. Now, the institutions that publish are not necessarily commercial organizations. They are educational bodies as well, like universities. Now, they don't have stalls all over the place. So I would request someone so dynamic like Ahmed Shah Sahab, who has taken this Arts Council from leaps ahead from what it used to be, that he takes it as a point to have some sort of, a library of some kind, or a bookstall of some kind, where all the books that are important in literature are kept for people, or they can put it onto the internet and people can buy these books online. ॿ लफ़्ज़ सिंधीअ में ॻाल्हाईंदुसि आख़िरी, उहो इहो त मुंहिंजी ज़िंदगी जेकी पंहिंजी डॉक्टरी खां अलावा मूंखे मज़ो ईंदो आहे जॾहिं आउं इहो कमु कंदो आहियां। मूंखे हिस्ट्री, तारीख़ जो ऐं ॿोली जी जेकी ख़ूबसूरती आहे उनजी ख़बर ई तॾहिं पई जॾहिं उहे किताब पढ़िया, ऐं उन्हनि खे वरी जॾहिं ट्रांसलेट थो करिणो पए त उन जे लाइ वरी उहो लफ़्ज़ ॻोल्हणु, उन में अब्दुल रशीद मेमन साहब हिकिड़ी डिक्शनरी लिखी आहे, उहा ॾाढी कमु आई मूंखे। ऐं इहो कमु मुंहिंजो जारी रहंदो, ऐं इहे ट्रांसलेशन जो कमु जेको आहे सो अॻिते बि इंशाल्लाह हलंदो रहंदो। ऐं आख़िर में वरी तव्हां एंडोमेंट फंड ट्रस्ट ऐं आर्ट्स काउंसिल जो तमामु घणो शुक्रगुज़ार आहियां त हुन मूंखे मौक़ो ॾिनो हिते ॻाल्हाइण जो। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल की जॉइंट सेक्रेटरी मोहतरमा नूरुल शाह साहिबा, आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी के मेंबरान, वाइस चांसलर जेडिस्ट यूनिवर्सिटी
डॉक्टर शहनाज वज़ीर अली और गाजी सलाउद्दीन साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हम उनके आने का यहाँ शुक्रिया अदा करते हैं। और उनकी मौजूदगी में मैं डॉक्टर अमजद को सिर्फ ये बताऊँ कि हमारे पास बुक शॉप है, उस पर किताबें हैं, वो सस्ती कीमत पे हम फराहम करते हैं। दूसरा एक 40,000 किताबों की ऊपर लाइब्रेरी है, तो जो भी यहाँ दोस्त बैठे हैं जिनकी भी किताबें लिखी हैं वो अपनी किताबें भी इस लाइब्रेरी में रख सकते हैं। मुझे बहुत सारे और लोग भी नज़र आते हैं, बहुत सारे सेक्रेटरीज़ हैं, फार्मर सेक्रेटरीज़ हैं, मोहतरमा अस्मा इब्राहिम साहबा हैं, इमदाद बलूच साहब हैं लंदन से, डॉक्टर अली गुल है, डॉक्टर बक जमाल है, काका, बहुत सारे लोग हैं। और एक प्रोफेसर है जो हम जोली है इसका, रुखमान गुल पालारी, उसके बारे में मैं आखिर में बताऊंगा कि वो कौन सी गिदड़ सिंगी उसके पास है जिसने गुल हसन से ये सारा काम करवाया है। मैं इंतहाई एहतराम के साथ हमारे कल्चरल हेरिटेज की अथॉरिटी, पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्किटेक्ट, टाउन प्लानिंग के माहिर और हर चीज़ साफ ज़ुबान में बोलने वाले जनाब आरिफ हसन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्याल करें। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो मैं एंडाउमेंट फ़ंड का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आर्ट्स काउंसिल का कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने की दावत दी। मैं जो लिख के लाया था अगर मैं वो दोहराऊँगा तो वो असल में दोहराना होगा, क्योंकि बहुत सारी लोग बातें कर दी गई हैं। हमीद आजम साहब ने की, फहीम जमा साहब ने की, लाशारी साहब ने की, बहुत सारे सवालात उठाए जिनके जवाब देने की अशद ज़रूरत है। चुनांचे मैं उनकी बात नहीं करूँगा, बल्कि मेरा जो रिश्ता रहा है कलमती साहब के साथ, मैं थोड़ा सा उस पर जिक्र करूँगा। मेरे ख्याल में पहली मुलाकात मेरी जो कलमती साहब के साथ हुई थी वो कराची यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में हुई थी, जिसमें मुझे भी बुलाया गया था। ये भी वहाँ थे अपनी मूवमेंट के तहत। हम उस ज़माने में अखबारों में भी वैसे भी लिख रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे मुख्तलिफ इदारों के साथ। जो बैरिया टाउन है उसकी प्लानिंग के खिलाफ। बैरिया टाउन जो है शायद आप लोगों को पता नहीं, मगर उसका जो रकबा है वो मैनहट्टन के रकबे से 3 गुनी ज़्यादा है। तो आपको इससे अंदाज़ा होना चाहिए कि उन्होंने कितनी ज़मीन हासिल की या करने की कोशिश की और अब भी कर रहे हैं। मगर हमारी जो सोच और समझ थी वो कलमती साहब की सोच और समझ से बहुत मुख्तलिफ थी। हमारी सोच और समझ ये थी कि शहर को क्या नुकसान पहुंच रहा है, लोग इविक्ट हो रहे हैं और इसका हल किस तरह से मनसूबाबंदी में के ज़रिए से हल किया जाता है। कलमती साहब और इनके साथियों की जो सोच थी वो इस इलाके की सखावत के हवाले से थी, और उस सखावत में रहन सहन का तरीका, जानवर, काश्तकारी, लोक विरसा, वो सब चीज़ें शामिल थी। और वो मेरी पहली मीटिंग थी इनसे और पहली दफ़े बात हुई और सही मायनों में समझ आया कि सिंध के जो देहात कहलाए जाते हैं उनका एक बहुत अहम और एक बहुत रिच विरसा है, और हम लोग उस विरसे से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते।
क्योंकि हर एक चीज़ शहर की आबादी और शहर के फिज़िकल डेवलपमेंट के गिर्द घूमती है। तो एक तो करमची साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें एक नई दुनिया दिखाई, एक नया तरीक़ा हमें सिखाया सोचने का, और उस तरह से हम जब से आपसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, हम उस तरह से सोचने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कि शायद आपको दिलचस्पी हो इसमें, 2016 में इर्तिका जो तंजीम है उसने एक अर्बन डेवलपमेंट पे कॉर्स बनाया और मेरे से कहा कि आप जो है उस अर्बन डेवलपमेंट कॉर्स को रन कीजिए, और उसकी एक फ़ीस भी थी। जब मैं पहला लेक्चर देने गया तो मुझे पता लगा कि करमची साहब भी मेरे स्टूडेंट बन गए और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। तो करमची साहब हो गया, आपको शायद याद हो बात, तो काफ़ी बातचीत रही उसके नतीजे में। रही किताब के बारे में बात करना, किताब के बारे में काफ़ी बात हो चुकी है, मगर इसकी चंद बातें हैं जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, जो नहीं हुई है। किताब का एक मिजाज होता है, हर किताब का मिजाज होता है, और उस मिजाज का रिश्ता जो होता है वो लिखने वाले से होता है, उसकी सोच से होता है। तो ये जो किताब है करमची साहब की, इसका करीबी रिश्ता इनकी सोच से है, लाजवाब बात है। और इनकी सोच क्या है, किस तरह से इन्होंने सोचा है। इन्होंने इस शहर को सिर्फ एक पहलू से नहीं देखा, बल्कि कई पहलू से देखा है, और इन्होंने माजी का और हाल का और उसके दरमियान का जो अरसा है, इन तीनों को इकट्ठा देखा है, और इन तीनों का रिश्ता जोड़ा है। मेरे ख्याल में ऐसी कोई किताब नहीं है कराची के बारे में जहाँ ये किया गया हो। और इस वास्ते ये एक इंफॉर्मेशन का, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेजर हाउस है। अब एक लिस्ट बनाई थी मैंने, देखिए पुराने जो इदारे हैं कराची के वो आज भी जिंदा हैं, नाम हैं उनके, मगर उनकी शक्ल सूरत भी बहुत हद तक बदल गई है, और उनका जो तरीक़ाकार है काम करने का वो भी बदल गया है। इसमें गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जस्टिस है, पुलिस है, इसमें गवर्नर्स के नाम हैं हर दौर के, म्यूनिसिपैलिटी की डिटेल्स हैं हर दौर की, और नाम है वो लोग जो इससे मुंसलिक थे। इसके अलावा सिनेमा है, उसकी इब्तिदा, उसकी डेवलपमेंट, उसकी इर्तिका, कल्चर है, अखबारात हैं, हर चीज़ मौजूद है। और ना सिर्फ ये मौजूद है बल्कि इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई वो मौजूद है। और जब हम इसकी इब्तिदा को देखते हैं तो इसकी इब्तिदा बेशतर उन लोगों ने की जिनके दिल में शहर का दर्द था, तारीख का दर्द था, कल्चर का दर्द था। और ये हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, पारसी भी थे, और इनमें आपस में इस डेवलपमेंट के हवाले से कोई फसाद, नफरत, सियासत नहीं थी। अब ये किस तरह से तब्दील हुआ? ये तब्दील हुआ पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स से, जहाँ इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंसी और वोट, कल्चर
मोहब्बत और प्यार से कहीं ज़्यादा अहम थी, और ये आज भी है। और इसको किस तरह से तब्दील किया जाए, ये तो एक और बड़ी बहस है, और इसमें एक जो ढांचा है सोचने का, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। उसके बारे में लिख ही सकते हैं मेरे जैसे लोग तहकीक करके, इससे आगे कम से कम मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मगर उम्र गुजरी है इस कोशिश में कि कुछ नतीजा लिखे। तो इस लिहाज से ये मेरे ख्याल में कराची के बारे में सबसे अहम किताब है। तो कराची के ऑरिजिन्स, अब हमें ऐसी चीज़ें पता लगती हैं कि पुराने शहर और बाथ आइलैंड के दरमियान भी एक शहर था, बाथ आइलैंड पे भी एक सेटलमेंट थी अहम। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कहाँ कहाँ हैं, और किस तरह से हमारी पॉलिसी जो थी डेवलपमेंट की उन्होंने गाइड किया। जाने से पहले मैं ये आपको बता दूँ ये शहर बड़ा कैसे है 47 के बाद, ये ज़रूरी है समझना। प्लान बने 52 में, बल्कि 51 में बन गए थे, मगर कोई इदारे नहीं थे जो उन मंसूबों को इम्प्लीमेंट कर सकते थे। तो क्या हुआ, पोर्ट को बढ़ाना है, स्टोरेज बनाना है, कार्गो टर्मिनल बनाना है, जहाँ जगह मिली वहाँ बना दिया, बगैर किसी नक्शे के, बगैर किसी सोचे समझे। गोदामों की ज़रूरत है होलसेल मार्केट्स में, होलसेल मार्केट्स पुराने शहर में, चुनांचे पुरानी इमारतों को गिरा के और होलसेल मार्केट्स में तब्दील कर दिया। स्कूल चाहिए, जगह नहीं है, मंसूबे नहीं, घरों में स्कूल खोल दिए। ज़रूरत है लोगों को मुलाजिमतों की, तो इजाज़त दे दी कि सड़कों पे बैठ जाए। ना सिर्फ इजाज़त दे दी बल्कि छोटी छोटी दुकानें बना के भी देगी ताकि रोज़गार चल सके। तो ये शहर इस तरह से बना है, और ये आज भी इसी तरह से फैल रहा है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं हुआ। अब भी यही है, ज़रूरत है, आप जो है ज़मीन लेके ज़रूरत पूरी कर दीजिए। फ़र्क ये है कि जब सचमुच ज़रूरत थी, इस वक्त ज़रूरत नहीं है, इस वक्त उससे पैसा कमाना है, जो पहले इतना अहम नहीं था। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये एक सकाफ़त की बात है। इस सकाफ़त को, इस कल्चर को हम कैसे तब्दील कर सकते हैं? अगर वो तब्दील नहीं होगा तो ये सिलसिला जारी रहेगा। और तब्दील करने का तरीका यही है कि इन मज़ामीन को जिन पे मैंने जिक्र किया है, इन पे बातचीत इन मीडिया में आए, लोगों इदारों के दरमियान हो, ताकि कम से कम इसके बारे में एक कॉन्शियसनेस तो बने। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो कॉन्शियसनेस भी नहीं है। और यहाँ एक बहुत बड़ा रोल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का होता है। उन्हें बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है कि उनकी मौजूदगी के बावजूद ये चीज़ें जो हैं इन्होंने अवाम में जड़ नहीं पकड़ी। क्यों नहीं पकड़ी ये जड़? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये जड़ क्यों नहीं पकड़ी? ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है हमारी एकेडमिया की। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छी है, ऐसा नहीं लगता कि ट्रांसलेशन नहीं होता। इट्स ब्यूटिफुली डन। और मोहम्मद जदीद साहब का मजमून है, एक तरह से वो इस किताब को भी समझा सकता है। हींअर असां हिन किताब जी रोनमाई जे लाइ स्टेज ते वेठल, स्टेज खां ॿाहिरि अॻियां असांजे महिमाननि मां वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस
प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब, हमीद आफुल साहब, अदी नूरुल शाह साहिबा ऐं वाइस चांसलर ज़ेबिस्ट ऐं असांजे गवर्निंग बॉडी जी मेंबर, उन्हनि खे गुज़ारिश आहे त महिरबानी करे हिन चङे कम में असां सां गॾु हुजो। जनाब सईद कुरैशी साहब ऐं असांजा दोस्त जनाब हमीद आफुल साहब, फोटो लाइ था चओ न, महिरबानी अदा ताड़ी वॼाए, महिरबानी। कराची में हिन जहिड़ो किताब कराची ते लिखियलु कोन्हे। उहो किताब अंग्रेज़ी में अची वियो, ईंदड़ महीने इहो किताब उर्दू ॿोली में ईंदो ऐं असां वरी तव्हांखे तकलीफ़ ॾींदासीं। होए त वेॼनि वटि तूं कीअं जीअ जॾो थीअं, होए त वेॼनि वटि तूं कीअं जीअ जॾो थीअं, अघा अॻी आदत वटि त सगारो थीअं। सो असां मौना जो जीए थो जुठ में, घाव तो को ॾिठो पीर खे पुठ में। ही जे आया हेर से मो अॻु न ॾिठा कॾहिं। यशा लतीफ़ तो चए त खरकणा लाहे सुख न सुता कॾहिं। या वरी अॻियां थो चए अॼु आगड़िया आया, अॼु आगड़िया आया साओ की सुॼाण, लाहींदा मोरियाण रुख करींदा पधरो। सो कराची जे बारे में जेको रुख पधरो कयो जंहिं शख़्स, उन जे बारे में तव्हांखे हिकिड़ी अधु ॻाल्हि मां ॿुधायां। हीअ रुखमान गुल पालारी विया पे समुंड में, समुंड जी सीर तिखी थी वई ऐं ॿेड़ी बुॾण लॻी। सो रुखमान गुल पालारी प्रोफेसर आहिनि कराची यूनिवर्सिटी में। सो उन गुलसन खे चयो त अॼु सची कर, हाणे मरण जो टाइम अची वियो थिए। चई छा सची कयां? चई त पुठियों तोखे यादि करण वारियूं घणियूं आहिनि। सो कलमती चयोसि त 5। सो वरी हींअर ख़बर पई त कलमती जो पेट ख़राबु आहे, कलमती जो गुर्दो ख़राबु आहे, कलमती जो जेरो ख़राबु आहे, अधु खां मथे उज़वा ख़राबु आहिनि। सो मां अस्पताल पुछण वियोमांसि, मां चयो ॿेड़ी बुॾंदी या बचंदी? चई ॿेड़ी बचे थी, सो बुॾे कोन थी। हिकिड़ो भलो सादो सबाजो नेठो मिटीअ वांगुरु मिटीअ जहिड़ो पंहिंजे घर, पंहिंजे पाड़े, पंहिंजे ॻोठ, पंहिंजी वसंदी, पंहिंजी सिंध, पंहिंजी बलूचिस्तान, पंहिंजी पाकिस्तान, उनजो हिकिड़ो अमल हीरो आहे जंहिंजी असांखे ख़बर उनजी जीअरी पई आहे। इहा त तमामु भली ॻाल्हि आहे, मुर्दा परस्त हुजण जे बावजूदि। हीउ जेको हीरो वेठो आहे, इन हीरे जो क़दुरु उनजे जीअरे थियणु खपे ऐं थिए पियो। ऐं हींअर इलाज हेठि सिधो एम्बुलेंस में हिते आयो, ओजा सेनेटोरियम या हाणे जेका डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी जंहिंजो VC साहिबु असां हिते सॼो, उते उनजो इलाजु हले थो। सो हिकिड़ी चङी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां, माण्हुनि खे उमेद भरियूं ॻाल्हियूं बि ॿुधाइणु खपनि। सो डॉक्टरनि पहिरें ॾींहुं हिन खे ॾिसी चयो
मेमन अस्पताल में त तुंहिंजो लिवर ट्रांसप्लांट थींदो। पोइ ॿिए ॾींहुं चयोसि त गुर्दो बि ख़राबु आहे, उहो बि ट्रांसप्लांट थींदो। हिन वरी छा कयो, जो गॾाप खे इतला कई त वाह गुर्दो ऐं जहिड़ो कंहिंखे ॾियणो आहे से सभु पहुची वेंदो। सो मेमन अस्पताल जे ॿाहिरां सॼो गॾाप बीठो, असांखां वठो, असांखां वठो, असांखां वठो। हा, तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, ऐं जीअं फिल्म में कॉमेडी बि हूंदी आहे, ॾुख बि हूंदो आहे, ख़ुशी बि हूंदी आहे। जॾहिं आकाश अंसारी जो लिवर ट्रांसप्लांट पियो थियो त उनजी पाड़े जे नौजवान उनजी शाइरी खां मुतासिर थी उनखे लिवर त ॾिनो, पर उनजे घर वारनि चयो त असां तोखे लिवर न ॾींदासीं। सो सॼो गॾाप उथड़ी पियो। पोइ वरी असां चयो साईं मुराद अली शाह साहिब खे त इलाजु हिन जो तव्हां करायो। साईं चयो त इलाजु कहिड़ो करायूं, कीअं करायूं? मूं चयो जे मुल्क में थिए त मुल्क में करायोसि, परॾे में थिए त परॾे करायोसि। गुलशन खे नथी खपे सरकारी मदद, आउं ओपन थो चवां। हुन मूंखे चयो 2 जा 2 ॿार खपाए, आउं पंहिंजो इलाजु कराए ॾींदुसि। पर सान्य जो, सोसाइटी जो, सिंध जो, सरकार जो फ़र्ज़ु थिए थो, इहा हक़ अदायगी आहे त हेॾे वॾे दानिश्वर जी इज़त हुनजे जीअरे, हुनजे मोए थियणु खपे। इन करे मूं साईं मुराद अली शाह खे चयो। हुन चयो त 10 मिंटनि में राब्तो कंदा। 10 मिंटनि खां पोइ राब्तो थियो। पोइ जनाब गुलशन कलवती खे मेमन अस्पताल में शिफ्ट करे डाव में वठी आया, हुते टेस्ट कयोसि। डाव वारनि चयो त दवाऊं असरु कनि पियूं। जीअं शाह लतीफ़ चयो, जॾहिं फ़क़ियूं फ़र्क़ु कनि तॾहिं जॾहिं अमर थिए उन्हनि खे। सो डाव मेडिकल कॉलेज वारनि इहो इतलाह ॾिनो त दवाऊं पंहिंजो असरु कनि पियूं, तुंहिंजो लिवर, तुंहिंजी किडनी ट्रांसप्लांट न थींदी। ऐं इंतिहाई एतिराम मञा पंहिंजे हिन सूर्य, पंहिंजे हिन बहादुर सिंध जे औलाद, फर्ज़ंद सिंध ऐं सिंध ऐं बलूचिस्तान जी हे इतिहाद जे सभ खां वॾे मुरबी ऐं पाकिस्तान जे हिन अहम तारीख़दान जनाब गुलशन कलवती साहब खे गुज़ारिश थो कयां त हू अचे पंहिंजे ख़्याल दोस्तों, मैं सीधा हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। 20 दिन से मैं हॉस्पिटल में था, जिसकी वजह से मेरी किडनी और लीवर जो डैमेज हो चुके थे, और इसकी वजह से मेरी क़ुव्वत समात भी मुतासर हुई है। तो मैं हमीद आखुन समेत उसकी पूरी टीम को शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कराची सिंध की मारी का अंग्रेजी में तर्जमा किया और ट्रांसलेशन जिस तरह किया उसका भी शुक्रिया। तो दोस्तों, कराची सिंध की मारवी 6-7 साल में मेरा ये काम मुहित था। उससे पहले जितनी भी किताबें आई उन्होंने कराची के ओल्ड कराची को फोकस किया। मैंने पूरे कराची को फोकस करने की कोशिश की और मैंने कहा लालू कौन था, लालू कौन था, शेरशाह कौन था। तो ये किताब बहुत ज़ख़ीम हो रही थी, तो इस वजह से तो इसके मैंने कुछ वॉल्यूम कर दिए। जिस तरह कराची या लाफानी किरदार, उसके 5 वॉल्यूम हैं, 1 आया बाकी 4 है। उसके अलावा कराची के जज़ार पर मैंने किताब लिखी खुद, और जज़ार का मैंने विज़िट किया, दौरा किया, जिसका भी ट्रांसलेशन दोनों किताबों को डॉक्टर अमजद सराज ने किया है। तो इसी तरह तो बाकी बहुत सारे काम हैं। कराची क्वार्टर्स पे मेरा काम हो रहा है। अब तो दुआ करें तबीयत सही हो जाए, को बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। तो वो एक फिल्म का डायलॉग है, मैं तो गया था लौट आया हूँ आपकी दुआओं से। तो दोस्तों, बहुत सारा काम है, वो करना है और करने की ज़रूरत है। इसके लिए इदारों की ज़रूरत है। हम अकेले सब काम कर रहे हैं। और इसके अलावा लियारी पर मेरा उर्दू में किताब है
जो कंपोज हो चुका है, तो उस पर भी काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द आपके हाथों में होगा। तो दोस्तों काम बहुत काम है, क्योंकि जज़ायर का जो मेरा काम था वो कराची कोस्ट का था, उसके अलावा ठट्ठा के जज़ायर मदीन के हैं, उस पर मैंने काम शुरू किया, तो ये कोविड-19 की वजह से वो काम मुझे रोकना पड़ा। इसके अलावा कराची के जो कराची डिवीज़न के जो आसार कदीमा हैं उन पर भी मेरा काम है, हो रहा है। लसवेला के जो आसार कदीमा हैं उन पर मैंने काम किया है, कुछ रह गया है और वो इंशाल्लाह वो भी आपके हाथों में होगा। तो इसी तरह बाकी कराची पर बहुत सारे काम की ज़रूरत है, तो आप दुआ करें कि मुझे सेहत दे अल्लाह, तो ये सारे काम मैं मुकम्मल कर सकूं, क्योंकि ये शहर जिसने, ये गरीब परवर शहर है, जिसने तमाम गरीबों को जो है यहाँ बना दी, उनको रोज़गार दिया, तो इस गरीब परवर शहर के लिए जो सिंध का कैपिटल है, उसके लिए हम सबको उसकी तारीख को उजागर करने की ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ मिलामेट होते जा रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। अब यही किताबें बची हैं जिन पे अब कराची की तारीख को आइंदा वाली नस्लें पढ़ेगी। तो और बहुत सारे जो इस किताब में जो कराची सिंध की मारी जो जितने भी पुराने नाम हैं तब्दील किए गए, उन सब पर मैंने वो सब सारे नाम मैंने उसमें दिए। कराची का लाफानी किरदार ऐसी शख्सियतें जिन्होंने कराची को बनाया, कराची के लिए काम किया और दिन रात कराची के लिए काम किया, लेकिन हमारे किसी भी कोर्स में कहीं भी उन शख्सियत का जिक्र नहीं है। खुद KMC के फेमस साहब बैठे, जब मैं कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन गया वहाँ पर मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला, और बहुत सारे मेयर्स की सदर की जो मुंतखब थे उनके तस्वीरें नहीं मिल रही हैं, तो ये सारा काम उनको करना था। एक और मेरी किताब है कराची के सिनेमा घर, उन पर वो भी कंपोज हो चुका है, तो उसके लिए मैं कराची मेट्रोपॉलिटन गया, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, वो सारा रिकॉर्ड उन्होंने उठा के एक गोदाम में डंप कर दिया है। और जितने भी उस दौर की करारदादें पास हुई हैं, उसके अंग्रेज दौर में जितने भी करारदादें पास हुई, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सब के सब उस स्टोर में उन्होंने डंप कर दिए। इन सबको निकालना है, उन सबको निकाल के लोगों तक पहुंचाना है। बहुत सारी नायाब तस्वीरें हैं, उन सबको निकालना है, सबको लोगों को दिखाना है। तो इसके लिए हम सबको फोर्स करना पड़ेगा कराची मेट्रोपॉलिटन को कि ये सारा रिकॉर्ड जो है कोई आर्काइव्स बनाए, उसमें सारा रिकॉर्ड ले आए, और उसमें ताकि लोग आए, स्टूडेंट आए जो तारीख से दिलचस्पी रखते हैं, वो आए, उनमें से कुछ जो है वो हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आप दोस्तों की मेहरबानी, और मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल से ही आया हूँ और इसलिए थका हुआ था, तो ऐसी ज़्यादा बात नहीं कर सका मैं आपसे, उसी के लिए अल्लाह। इसी से वाबस्ता दूसरी बात यह है कि कराची और अंदरूनी सिंध भी न भूलें। जब आप अंदरूनी सिंध बोलते हैं ना या सुनते हैं, तो उसमें हैदराबाद, सेवण, दादू, कंबर, लाड़काना, घोटकी, शिकारपुर, जेकाबाद, कश्मीर, कंदकोट, उमरकोट, मिट्टी सब गायब हो जाते हैं। हमें मस्तुंग और लिया तो याद है, हमें मुल्तान और बखर तो याद है, हमें जलालपुर जट्टा तो याद है, बाकी सब हम अंदरूनी सिंध में ख़त्म कर देते हैं। आप सबसे शिकायत है मुझे कि आपने ये तो कहा कि रूबे से ना कहा जाए, ये इंतहाई घटिया बात है, लेकिन हमारे दोस्त कहते हैं गाँव जा रहे, अरे भाई शहजादपुर जा रहे, खानपुर जा रहे, अदम जा रहे, उसका कहता ही नहीं कि गाँव जा रहे। तो इनमें दो बातों में से तीसरी बात ये निकली कि आप ईद बरात पे होती मोती शादियों पे जाएं तो ये मत कहें कि गांव जा रहे हैं, हम कंबर जा रहे हैं, लाड़काना जा रहे हैं, शहजादपुर जा रहे हैं।
आखिरी बात ये कि इस नए ज़माने में वालिदैन पे ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों के साथ रोज़ाना आधा पौना घंटा बैठें, उनका हाल अहवाल मालूम करें और अपनी तरफ से उनको अपनी धरती के बारे में बताएं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान आप सबका इंतहाई मशकूर है और एंडोमेंट फंड ट्रस्ट की मेज़बानी में इस फंक्शन में आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपके आने से हमारा एतमाद बढ़ता है। अल्लाह हाफ़िज़। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.